समय भाग रहा है और इतनी तेजी से भाग रहा है कि कई आभास, कई विचार, कई बातें और थोड़ा बहुत काम का ज्ञान सब पीछे छूटता जा रहा है। कई बार पीछे देखने पर लगता है कि यार कुछ छूट तो रहा है, पर क्या करें, रुक नहीं सकते, ठहर नहीं सकते। दुनिया से कदमताल करने के लिए हमें भी भागना ही होगा। और जो पीछे छूट गया है उस पर वक्त की परतें जम रही हैं लगातार। वो इतिहास बन रहा है, पर इतिहास मिटा भी नहीं करते। हम उससे आगे बढ़ जाएं पर वो हमसाया बनकर हमेशा हमारे साथ ही रहता है, हर दम एक स्वर्णाक्षर बनकर। नमस्कार दोस्तों, मैं अतुल हूँ। आज शनिवार है और शनिवार है यानी आपको कहानी सुनाने का वादा है। किशोरदा का एक गाना है फिल्म अवतार का, दिन महीने साल गुजरते जाएंगे। सही है, हमारे भी दिन महीने साल कब गुजर गए पता ही नहीं चला। दिन महीने साल गुजरते जाएंगे। 2020 से शुरू हुआ हमारा ये अपना कहानियों का सिलसिला 2022 में आ गया है और यकीन मानिए ये चलता रहेगा अनवरत निरंतर। आज सुना रहा हूं इतिहास के झरोके से कहीं दूर से झांकती सुदूर दक्षिण के एक ऐसे राजा की कहानी, उस राजा के वंश की कहानी जो सामान्य रूप से इतिहास जानने वाले ही जानते होंगे। और कहानी का नाम है वो राजा जिसने भारत को नेवी दी। तो कहानी कंटिन्यू करते हैं। दक्षिण भारत में एक राजवंश हुआ है, चोल वंश। अंग्रेजी में कई लोग इसे चोला कह देते हैं। अंग्रेजी बहुत अच्छी भाषा है, पर कई जगह अर्थ का अनर्थ भी हो जाता है। अब जैसे कह लीजिए सम्राट अशोक को अंग्रेजी किताबों में अशोका बोल देते हैं, योग का योगा हो गया। अरे भैया, नाम तो नाम ही रहेगा ना यार। हाँ, अशोक से याद आया, एक बार आपको अशोक की कहानी सुनाई थी मैंने, हो गए होंगे 1-2 महीने। उसमें अशोक के अभिलेखों का भी जिक्र हुआ था और इन अभिलेखों में ही अशोक ने चोल, चेर, पांड्य वंशों का उल्लेख किया है। चोल पांड्य वंश तो सबको पता है ही, चेरों के बारे में अभी तक ज्यादा पता नहीं चला है। और जिन चोलों का अशोक ने जिक्र किया है ये चोल वही है। तो ये चोल वंश 300 ईसा पूर्व से शुरू माना जाता है, जो 1279 यानी कि 1279 ईस्वी तक चला। हालांकि बीच में इसका कुछ तारतम्य भी टूटा, लेकिन 850 ईस्वी में एक बार फिर विजयालय नाम के एक शासक ने चोल वंश की दोबारा से स्थापना कर दी। विजयालय ने करीब 20-21 साल तक शासन किया और इसके बाद कई शासक आए, लेकिन उनमें सबसे प्रमुख थे राजराज प्रथम यानी राजराज फर्स्ट, और यही अपनी कहानी के हीरो भी हैं। राजराज प्रथम ने 985 से 1014 ईस्वी यानी 29 साल शासन किया। लेकिन एक बात और आप लोगों को बताता चलूं कि शायद ये भी प्रश्न उठे कि यार, बात अपन तो दक्षिण भारत के साम्राज्य की कर रहे हैं, उत्तर भारत में इस समय क्या चल रहा था। बिल्कुल ठीक बात है, उस समय उत्तर भारत में यानी नॉर्थ इंडिया में कोई सेंट्रल पावर नाम की चीज़ ही नहीं थी। बहुत ऊट पटांग किस्म के हालात थे। 800 से 1200 ईस्वी तक भारत में कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी। इसे हम लोग इतिहास में अंधेरा युग भी कहते हैं। जैसे कभी सत्ता का केंद्र मगध हुआ करता था, बाद में या इस समय तक 800 वाले काल में सत्ता के केंद्र में कन्नौज आ गया। वही कन्नौज, यूपी वाला कन्नौज, इत्र वाला कन्नौज इस समय भी काफ़ी चर्चाओं में है। इत्र कारोबारी गिरफ्तार हुए हैं यहाँ से और अभी भी कई छापे पड़ रहे हैं और उनके घर में इतने नोटों के बंडल मिले कि अफसर चुंधिया आ गए। खैर, तो इसी कन्नौज पर 3 वंश अपने आधिपत्य के लिए जान दिए हैं और ये वंश थे पाल वंश, गुर्जर प्रतिहार वंश और राष्ट्रकूट वंश। कभी कन्नौज पर कोई आ गया तो कोई कभी, यही चलता रहा। सॉरी, तो अब फिर से अपन राजराज की तरफ लौटते हैं। राजराज कमाल के थे। उन्होंने कई वंशों मसलन कल्याणी और वेंगी के चालुक्यों, पांड्यों, गंगों से कई युद्ध लड़े और करीब करीब सभी जीते। राजराज के भी कई अभिलेख मिलते हैं जिनमें उनकी विजयों का, उनकी जो उन्होंने राजाओं को हराया, उनका वर्णन है। और सबसे प्रमुख बात, राजराज भारत के पहले ऐसे राजा थे जिन्होंने नौसेना बेड़ा यानी बाकायदा नेवी बनाई। बाकायदा उनके पास जहाजी बेड़ा था और राजराज की इस नौसेना ने सिंहल द्वीप यानी श्रीलंका को जीता। राजराज ने वहां अपना एक राज्य बनाया और पोलो नुरुवा को अपनी राजधानी बनाया।
ये बिल्कुल रिटन एविडेंस है, कुछ भी इसमें ऐसा नहीं है जो मैंने जोड़ा है या कुछ इस तरह का। राजराज ने कलिंग यानी ओडिशा को भी जीता, मालदीव जीतते हैं वो। उन्होंने चोल मार्तंड, राज मार्तंड जैसी उपाधियां धारण की। और एक बात और बताऊं, कभी DD1 पर डिस्कवरी ऑफ इंडिया नाम का एक सीरियल आता था, कमाल का था। और नेहरू जी की किताब पर, उन्हीं की नेहरू जी की किताब ही थी, डिस्कवरी ऑफ इंडिया है। और इसी पर श्याम बेनेगल ने ये सीरियल बनाया था। इसमें राज वाला भी एपिसोड था, मैंने देखा है। और बचपन में मैंने सारे एपिसोड देखे हैं कमोबेश, और सारे याद हैं अक्षरशः। और इसमें ओमपुरी साहब ने राज का रोल किया था। राज जितने वीर थे उतने ही आर्टिस्टिक यानी कला और भूमि सुधार को लेकर भी वो काफ़ी आगे थे। उन्होंने ज़मीन की नापजोख कराई और सही कर यानी टैक्सेशन निर्धारित किया। उन्होंने सोने, चांदी और तांबे के सिक्के चलाए। कई बार इतिहास में मिलता है कि जो सल्तनत पीरियड था हमारा दिल्ली में 1200 से लेकर आपका 1500 तक, तो उसमें इल्तुतमिश ने सिक्के चलाए, लेकिन नहीं, इसके पहले भी भारत में सिक्के चल चुके थे। राज शैव थे, यानी कि भगवान शिव को मानने वाले थे, शैव धर्मानुयायी थे। उन्होंने तंजावुर, तमिलनाडु में ही है तंजावुर में, बृहदीश्वर यानी शिव मंदिर बनवाया। विशाल मंदिर का विचार आया जो इतना ऊंचा होगा कि लोग उसे चारों ओर से कोसों दूर से देख पाएंगे। इस मंदिर के चारों ओर एक नगर बसाया जाएगा जो हमारे राज्य का प्रतीक रूप में केंद्र होगा। हजारों की संख्या में तीर्थयात्री विभिन्न राज्यों से इस मंदिर के दर्शन के लिए आएंगे। गजब का मंदिर है। भारत में मंदिर निर्माण की 3 शैलियां हैं। उत्तर यानी कि आप कश्मीर से ले लें, उत्तर से लेकर नर्मदा तक नागर शैली के मंदिर मिलते हैं, जैसे खजुराहो, ओडिशा के मंदिर, गुजरात के मंदिर, ये सब नागर शैली के हैं। दक्षिण में कृष्ण नदी के बाद से लास्ट तक आपको द्रविड़ शैली के मंदिर मिलेंगे। और नर्मदा से कृष्णा तक यानी बीच का हिस्सा, यहाँ पर बेसर शैली के मंदिर मिलते हैं। ये नागर और द्रविड़ शैली की से मिलकर बनी होती है। राज की जो शैली है, यानी कि उनका जो बृहदीश्वर मंदिर है, वो द्रविड़ कला का है, ऑब्वियस सी बात है, और बेहतरीन नमूना है द्रविड़ कला का। द्रविड़ शैली के मंदिर एक तरह से शहर जैसे होते हैं। कभी आप साउथ के मंदिर जाएं तो अंदर आपको बहुत चलना पड़ेगा, मतलब बहुत स्पेस होता है, गजब का। वो पूरे अंदर एक शहर होता है। प्रवेश द्वार को गोपुरम कहा जाता है, ये बहुत भव्य होते हैं। बृहदीश्वर का जो मेन गुंबद है, मेन गुंबद, मंदिर का मेन गुंबद, उस पर ग्रेनाइट स्थापित किया गया है। सोचता हूँ, सोचिए कैसे किया गया होगा ऐसा। पर कई साल पहले डिस्कवरी चैनल पर एक डॉक्यूमेंट्री भी आई थी कि ये जो ग्रेनाइट है ये हाथियों की मदद से लाया गया था। आज के जैसे ट्रक तो थे नहीं, तो बड़े बड़े गोल लकड़ काटे गए होंगे पेड़ के, उन पर एक ग्रेनाइट रखा गया और फिर हाथियों की मदद से उसे सरकाया गया। कमाल, मिरेकल, यानी गजब का है बृहदीश्वर। और ऐसा नहीं है कि राजा शैव थे तो उन्होंने सिर्फ अपने धर्म का ही प्रचार किया, नहीं, बाकी धर्मों के लिए भी वे काफी उदार थे। श्री विजय यानी मलय वर्तमान मलेशिया है, और यहाँ के राजा श्रीमार विजयो तुंगवर्मन को उन्होंने नागपट्टम में बौद्ध विहार बनवाने के लिए प्रोत्साहित किया था। 29 साल में इतना कुछ कर गुजरना किसी आश्चर्य या मिरेकल से कम नहीं लगता। तब मैं हतप्रभ रह जाता हूँ। राजराज के बाद उनका बेटा राजेंद्र प्रथम राजा बना, और राजेंद्र प्रथम ने गंगा तक जीत हासिल की। साउथ से गंगा तक उस समय आना बहुत बड़ी बात मानी गई थी, और राजेंद्र प्रथम ने गंगई कोंड चोलपुरम की उपाधि धारण की थी। बस यही थी आज की कहानी। दोस्तों, एक लाइन काफ़ी कही जाती है और कई बार हम लोगों को लगता है यार कुछ ज़्यादा कह दिया गया है। इस लाइन के माध्यम से अतिशयोक्ति सी लगती है कि कुछ तो है कि हस्ती नहीं मिटती हमारी। सच है, बिल्कुल सच है ऐसा। हम वास्तव में एक ऐसी परंपरा के वाहक हैं जो हमें दूसरे से अलहदा बनाती है। रोमन, मिस्री, मेसोपोटामिया एम्पायर हमें काफ़ी लुभाते हैं, काफ़ी अट्रैक्ट करते हैं, लेकिन इन्हीं के पैरेलल हमारे यहाँ भी बहुत कुछ था, बल्कि यूं कह लीजिए कई मायनों में बेहतर था। किसी भी काल की सुदृढ़ता
उस समय की इमारतों, मंदिरों, इस स्ट्रक्चर से साफ देखी जा सकती है, समझी जा सकती है। और भारत में ये ऐश्वर्य बिखरा पड़ा है। हाँ, ये बात और है कि हम उसे बेहतर तरीके से दिखा नहीं पाते, उसको हम पोर्ट्रे नहीं कर पाते इंटरनेशनल लेवल पर। विरासत मिलना एक बात है, विरासत संजोना और दुनिया के सामने सीना ठोक कर उसकी महानता का दावा करना अलग बात है। Watch Ani TV.